I Yes. I used to follow Sir Hamza Shafqat on Instagram. He's a GK alumni as well. तो he kind of inspired me. मुझे लगता था कि that is a GKN who is doing such a great job, and I would go out and tell everyone that that guy is my senior. I've graduated from the same college as he has. So for current affairs and Pakistan affairs, इन पे जो मेरा main source of reliance था वो current affairs में सर फरीद थे और पाकिस्तान अफेयर्स में सर मोहम्मद अली ख़ान थे। यानी मेरा जो बेस लाइन कॉन्सेप्ट होता था वो मैं इनकी क्लासेस से ग्रास्प कर लेती थी। हमारे जो क्रिमिनोलॉजी के टीचर हैं सर हुज़ैफ़ा, उन्होंने सिक्योरिटी स्टडीज़ में कुछ एक हल्का-सा टच दिया था, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की थी। मैंने उनकी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड लेकिन उनकी कुछ बातों को लेके उसका कॉन्सेप्ट लेके उनको मोल्ड करके गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर में लिख दिया। इसी तरह यानी मैं इस तरह नहीं था कि अगर एक सब्जेक्ट का पेपर है तो मैंने उधर ही रहना है। मुझे यहाँ तक याद है कि रहमानाबाद कैंपस में मैंने टॉर्च जला के सर हसन अली गोंदू से कहा था कि प्लीज़ इसको देखेंगे ठीक है या नहीं, और सर हसन अली गोंदू कह रहे मुझे जाने दो मुझे। मैंने कहा नहीं सर, वो असल में आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की कमिटमेंट थी। अगर आप लोग ना चाहते तो फिर कभी भी नहीं हो नहीं, सकती। हमारी कमिटमेंट और हमारी जो है तवज्जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल। और ये आपके एंड पे जो है एक बड़ी पॉजिटिव जो है ये एक कह सकते हैं कि एक स्टेप था कि आप भी उतनी कमिटमेंट शो कर रही थी, और डेफ़िनेटली इतने मुख्तसर अरसे में फर्स्ट टाइम में क्लियर करना, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस योर होस्ट अली शाह फ्रॉम नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इंटरव्यू से पहले मैं सिकंदर आज़म का वो मशहूर वाक़या सुनाना चाहूँगा जो हमारे एस्पिरेंट्स पे भी बहुत हद तक लागू हो सकता है। सिकंदर आज़म जिस वक़्त दुनिया फ़तह करने के लिए निकला तो उसका गुज़र तुर्की के एक शहर गौडियम से हुआ। उस शहर में जिस वक़्त वो दाखिल हुआ तो उसके सामने एक हॉर्स वैगन रस्सियों में जकड़ी हुई रखी गई थी, और उसके साथ एक बुज़ुर्ग बैठा था। उसने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि ये जो वैगन है, इसको आपने रस्सियों से नॉट्स लगा के क्यों बंद किया हुआ है? तो उस बुज़ुर्ग ने ये कहा कि जिस शख्स ने इस रस्सियों से इस वैगन को बाँधा था और इस पे गिरें लगाई थी, उसका दावा ये था कि जो ये गिरें खोलेगा, दुनिया पे हुकूमत वही करेगा। आज तक कई लोग आए मगर कोई ये गिरा खोल नहीं सका। सिकंदर आज़म ने कहा, बस ये गिरा ही खोलनी है? उस बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ। सिकंदर आज़म ने अपनी तलवार निकाली और उस रस्सी को ही काट दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गिरा इस तरह भी खोली जा सकती है। सो यही चीज़ सीएसएस एस्पिरेंट्स पे भी लागू होती है कि जिस वक़्त आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने भी इस सीएसएस के इम्तिहान की गिरा खोलनी है, तो उसके लिए भी सीधा अपने फ़ैसला ही लेना होता है, और यहाँ पे इस फ़ैसले की रहनुमाई के लिए नेशनल ऑफिसर अकेडमी वो तलवार मुहैया करती है, जो कि आपको इस कामयाबी की तरफ लेके जाती है। आज की इस कामयाबी की दास्तान अस्मा वहीद के नाम, जिन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट में ये गिरा खोली और सीएसएस बड़े शाइनिंग स्टार होके बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। अस्मा की तरफ चलते हैं और अस्मा की कहानी अस्मा की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी। थैंक यू सर। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा नेशनल ऑफिसर अकेडमी इस्लामाबाद को या रहमानाबाद। नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी गए। चलिए ठीक हो गया। अच्छा बताइए अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब इरादा किया, अ, जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की, पहली अटेम्प्ट थी, दूसरी अटेम्प्ट थी? सर मैंने अगस्त 2023 में डिसीजन लिया था दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस, एंड एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया एट ऑल क्या है कैसे है। सीनियर जस्ट टोल्ड मी अबाउट कि आप नोवा जाएं एंड दे विल गाइड यू थ्रू लाइक फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ योर सब्जेक्ट सिलेक्शन टू वे फॉरवर्ड कि क्या चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या कैसे पढ़ना है, क्या सब कुछ। एंड दैट एग्जैक्टली वॉज द सीन। I joined batch 350, which was one of the last batches towards the uh, end of the session for CSS 2024 preparation. और मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था एंड एग्ज़ाम्स वर इन फेब 29 फेब को पहला एग्ज़ाम था। सो दैट वाज माय होल जर्नी जिसमें मैं प्रिपरेशन कर रही थी सारा कुछ, और वो अच्छा, उससे तो पहले आपने तैयारी अपने तौर पे स्टार्ट कर नहीं थी या कुछ, किसी और अकेडमी भी गई थी? नो अकेडमी, नो प्रिपरेशन, नो आइडिया। मुझे कोई यानी वो ज़हन में भी नहीं था कि सीएसएस देना होगा या कुछ ऐसे करना होगा। आई वाज़ परस्यूइंग माय स्किल्स और डेवलपिंग माय सेल्फ फॉर द प्राइवेट सेक्टर के
अगर मैं आईटी में जॉब करूँगी तो मैंने किस तरह से करनी है, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस थी। लेकिन फिर फैमिली ने कहा और मैंने खुद भी आगे पीछे थोड़ी-सी रिसर्च की। मेरे सीनियर्स जो सीएसएस क्लियर करके सर्विस में आ चुके थे, मैंने कुछ उनसे पूछा एंड एवरीवन जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी, सपोर्टेड मी एंड दैट सपोर्ट एंड मोटिवेशन वाज़ एस्केलेटेड व्हेन आई लैंडेड हियर इन नोआ। द टीचर्स, द फैकल्टी, एवरीवन एंड द एटमॉस्फेयर, जैसे सब पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। सो फिर वो तो ये तो बड़ा मुख्तसर दौरान ही आप बता रही हैं, ये तो हार्डली आपके 3 महीने बनते हैं। 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। जी, अच्छा, तो इस 6 मंथ्स के अंदर ही आपने सारी प्रिपरेशन या डिज़ाइन की। जी, अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी पहली अटेम्प्ट थी या दूसरी अटेम्प्ट? फर्स्ट। अच्छा, पहली अटेम्प्ट है ये आपकी, ओके वेल डन। सो आपकी डिग्री किस में है? Sir, I've done electrical engineering from GIK, Ghulam Isa Khan Institute of Engineering and Technology. So तो वहाँ पे भी आपने किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की जो पहले जो है जीआईके से ग्रेजुएट और इसने I used to follow Sir Hamza Shafqat on Instagram. He's a GK alumni as well. तो he kind of inspired me. मुझे लगता था कि that is a GKN who is doing such a great job, and I would go out and tell everyone that that guy is my senior. I've graduated from the same college as he has. तो एक बहुत अच्छा इमोशन था वो। और आई नेवर न्यू दैट आई वुड फील द सेम फॉर माई सेल्फ समटाइम। माशाल्लाह। अच्छा, हम जब इम्तिहान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कंपल्सरी जो है सब्जेक्ट्स वो आ जाते हैं। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट में पहला जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली एसे राइटिंग है। मुझे ये बताइए कि एसे राइटिंग में आपने स्ट्रेटजीज़ कौन-सी अडॉप्ट की? आपने कौन-सा टॉपिक अटेम्प्ट किया? और जो आपने एसे लिखा था फॉर 2024 उसकी वर्ड लिमिट कितनी थी? जब अपनी प्रैक्टिस में मैं कर रही थी एसेस, तो मैंने सब एसेस को डिज़ाइन किया था कि वो 2000 प्लस ही रहें। लेकिन 2500 से वो कभी क्रॉस नहीं करते थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था। थ्री यू कैन नॉट राइट मोर देन दैट वर्ड लिमिट इन अ 3 आवर्स ऐसे टाइम। तो जो मैंने 2024 के पेपर में ऐसे अटेम्प्ट किया था, दैट वाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। सर दिस ऐसे इसमें माय स्टांस वाज़ दैट AI cannot be considered as death of creativity. Creativity is a natural product which a human brain can bring forward. AI is a product of humans' creativity. So how can it just kill its creator? So उस स्टांस को मैंने बिल्ड किया और उसको मैं आगे लेके चली एंड दैट आई थिंक वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट भी था। वो एग्जामिनर को शायद थोड़ा अच्छा लगा, सो आई गॉट टू स्कोर 55 इन माय एसे। ओके, वेल डन 55 मार्क्स। जी। अच्छा, फिर इसके आगे फिर दूसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है प्रेसियन कंपोजिशन। उस पे आपने कितनी प्रैक्टिस की थी और उस पेपर में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर उस पेपर में डॉक्टर आरिफ जावेद ने हमें कहा था कि इफ़ यू गाइज़ वांट टू डू वेल इन प्रेसी, आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करें। उससे आपकी वोकैब्युलरी तो साथ-साथ तैयार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और पार्ट ऑफ स्पीच से जो ग्रामेटिकल एरर्स हम बनाते हैं या वो हमसे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, उनके बारे में आप ऑटोमेटिकली खुद से कॉन्शियस हो जाएँगे। तो उस चीज़ को मैंने एक थोड़ा-सा मद्देनज़र रखा था। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस की थी, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेरी गुड विद फ्रेज़ल वर्ब्स और इडियम्स। सो उसके लिए आई वुड गिव स्पेशल टाइम कि मैं उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दूँ और वो याद करूँ और उस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, आगे फिर हमारे पास आ जाता है मॉडल करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स का। हुँ। आपने कितनी किताबें पढ़ी? कितने न्यूज़पेपर जर्नल्स पढ़े? आपके ट्यूटर्स कौन थे? और वहाँ पे जो है आपने तैयारी और इस हद तक कामयाबी कैसे हासिल की? सर फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इन पे जो मेरा मेन सोर्स ऑफ रिलायंस था, वो करंट अफेयर्स में सर फरीद थे और पाकिस्तान अफेयर्स में सर मोहम्मद अली खान थे। यानी मेरा जो बेस लाइन कॉन्सेप्ट होता था, वो मैं इनकी क्लासेस से ग्रास्प कर लेती थी और उस पे फिर एडिशनल डाटा, अगर मैंने कुछ ऐड करना है, कुछ फिगर्स, कुछ फैक्ट्स, वो चीज़ करनी है, तो उसके लिए आई वुड रेफर टू डॉन, इपरी और इस तरह के कुछ जो रिसर्च हैं, थिंक टैंक्स, उनके पेपर्स में पढ़ लेती थी, सो दैट आई गेट अ डीप इनसाइट कि हो क्या रहा है। और करंट अफेयर्स में मैंने थोड़ा-सा उसको मिक्स किया था, क्योंकि आई हैड आईआर, तो सर हसन अली गोंदल ने आया काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारा कुछ। सो उनकी जो क्लास की एग्ज़ाम्पल्स होती थी, आई वुड यूज़ दोज़ एग्ज़ाम्पल्स कि इन द हिस्ट्री समथिंग हैज़ हैपेंड लाइक दिस, तो उसको करंट अफेयर में मैं थोड़ा-सा मोल्ड करके यूज़ कर लेती थी। तो मेजर मेरी जो, क्या कहना चाहिए, जो सोर्स थी, वो नोआ की मैगज़ीन्स, मेरे टीचर्स की क्लासेस, वो नोट्स और डॉन। अच्छा, डॉन अखबार। जी। ठीक हो गया जी।
मज़ीद हम अगर देखें इस साल का जो रिज़ल्ट है 2025 का, 2025 के रिज़ल्ट में इस्लामियात में बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स ने फेलियर का सामना किया। आपने इस्लामियात को कैसे हैंडल किया था? सर इस्लामियात मेरा थोड़ा-सा बीइंग अ मुस्लिम एक नेचुरल टिल्ट था। फिर उसके अलावा मैं चीज़ों को ना थोड़ा-सा एनालिटिकल लेके चलना चाह रही थी एज़ कम्पेयर टू कीपिंग इट वेरी बुकिश। मैंने इस्लामियात एज़ इस्लामियात नहीं पढ़ा था, बट इस्लामियात एज़ इस्लामिक स्टडीज़ ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था कि पाकिस्तान में इस्लामियात किस तरह से है एंड हाउ आर थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक स्टडीज़। मैंने अपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए भी जो भी सवाल हल किए, उसमें बेशक मैंने सारे अपने रेफ़रेंसेस सारा कुछ इस्लामियात से दिया, लेकिन उसके आखिर में जब मैं उसको कंक्लूड करती थी तो मैं पाकिस्तान के करंट अफ़ेयर्स या पाकिस्तान के जो ने डेली हम लोग अखबार वग़ैरह में कुछ हादसात, वाक़यात वग़ैरह देखते हैं, उससे मैं लिंक करके कहती थी कि अगर हमने ये वाली चीज़ अपनाई होती है, चीज़ें इस तरह से होती तो शायद ये हम हादसा इसको इससे बच सकते थे या ये काम शायद ना होता। तो वो इन 2 चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया, इंटरलिंक किया ताकि एग्ज़ामिनर को पता हो कि मेरा जो एनालिसिस है उसकी एक साइड में एग्ज़ामिनर को दिखा सकूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक ऑप्शनल तो आपने बता दिए, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑथर हुँ। सर हसन गोमिल साहब आपके उस्ताद थे। बाकी आपके कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे? सर एक जेंडर स्टडीज़ था, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, क्रिमिनोलॉजी, उसमें सर मेजर रिलायंस सर हुज़ैफ़ा और उसके बाद लास्ट मेरा पंजाबी था। पंजाबी में सर रज़ा अंसारी थे, मुझे पंजाबी लिखनी भी नहीं आती थी, उन्होंने बेसिक से इमला मेरी चेक करते थे, वो बताते थे कि बेटा आपने ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। तो क्या पंजाबी ऑप्शनल रखने के लिए पंजाबी बोलनी और लिखनी आनी ज़रूरी है? सर लिखनी आनी ज़रूरी है, बोलनी नहीं भी आती तो वो सुनेंगे नहीं खैर। ठीक हो गया। अच्छा, रज़ा अंसारी साहब ही थे जिन्होंने आपको इस्लामियात भी पढ़ाई थी? जी, इस्लामियात की उन्होंने मेजर गाइडलाइन दी थी और सर रज़ा अंसारी की जो टेक्नीक है ना, वो इस तरह से है कि वो आपको क्वेश्चन का क्रक्स समझा देते हैं। ठीक है। और मेजर रेफरेंसेस भी बता देते हैं। अब उसको आपने खुद से कितना एनहांस करना है, उसमें खुद से आप कितना मटेरियल कहाँ से कैसे डालेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक बुक थोड़ी-सी रेफ़र की थी सीरत-उन नबी जो डॉक्टर इसरार अहमद की राइटिंग है। तो वो मैंने पढ़ ली थी इस्लामियात के लिए मुझे था थोड़ा-सा उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि हमें वाक़यात और वो सब कुछ पता होता है। लेकिन वो एक बुक पढ़ के ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है। तो वो फिर थोड़ा आसान होता है जब आप हिस्ट्री को रेफ़र कर रहे होते हैं पेपर में तो वो चीज़ें फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर जेंडर स्टडीज़ थी और कौन-सी? गवर्नेंस एंड पब्लिक गवर्नेंस एंड पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी। चलिए, जेंडर पे बात करते हैं। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ आपके ट्यूटर कौन थे और कितने हिस्सों में आपने ये कोर्स कवर किया था? सर जेंडर स्टडीज़ के लिए मैंने नोआ की बुक ली थी और मैंने फिर पाकिस्तान में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और देयर आर सर्टेन कमिटीज़ हू आर वर्किंग स्पेशली फॉर वुमेन अ, पिंक रिबन है और इस तरह की जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे काम कर रही हैं, उनके फ़ोरम्स पे जाके मैंने थोड़ी-सी डाटा गैदर किया था और थोड़ा-सा आइडिया लेने की कोशिश ये की थी कि एट द मोमेंट ग्राउंड लेवल पे स्टैटिस्टिक्स किस तरह से हैं, ताकि व्हेन आई राइट माय क्वेश्चन इन द पेपर तो वो एक बड़ा क्लियर इमेज जाए कि ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ पे बात हो रही है रादर देन कोई बुकिश या थ्योरेटिकल नॉलेज है। सही है ये। और आगे जो आपका कोई सब्जेक्ट है ऑब्वियसली वो रह गया है। गवर्नेंस एंड पब्लिक अच्छा, पॉलिसी। इससे लोग बड़ा घबराते हैं क्योंकि कभी स्कोर बहुत अच्छा आता है, कभी स्कोर इतना अच्छा नहीं आता। सो आपने इस पे जो है इतना अच्छा स्कोर कैसे लिया? सर मैंने इसमें मेरी एक स्ट्रैटेजी हर पेपर में रही है कि पाकिस्तान वाले एलिमेंट को मैं फ़ोकस में रखती थी और इस दफ़ा कुछ पेपर क्वेश्चन पेपर भी इस तरह से आया कि एग्ज़ाम के बाद सब कह रहे थे कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का पेपर कम और पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ज़्यादा था। तो वो उस जिंक्स में मैंने ये किया था कि मैंने चीज़ें पाकिस्तान सेंट्रिक रखते हुए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ की थ्योरीज़ और डेफिनेशंस और उसका जो कंटेंट है उसको मैं मिक्स करती गई एंड थ्रू आउट द पेपर मैंने चीज़ों को इसी तरह मिक्स करके रखा इवन व्हेन आई गिव माय कंक्लूजन तो वो पढ़ के ये नहीं लग रहा था कि ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए लिखा गया है या पाकिस्तान अफेयर्स के लिए लिखा गया है। मैंने दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करके लिखा था ताकि आई कैन गिव एग्जामिनर एन आइडिया दैट आई नो द ग्राउंड रियलिटीज़। मुझे सिर्फ थ्योरी नहीं पता या मुझे सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, आई नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये एक पिक्चर मैंने अपने हर पेपर में कहीं न कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। अच्छा, यानी कि आपने बुक से हट के जो है करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान उसको भी उतनी जो है इम्पोर्टेंस दी है, अपने सवालात के जवाबात को बेहतर बनाने के लिए। ये एक अच्छी टेक्नीक है।
और इस एग्जामिनर को भी डेफिनेटली एहसास होता है कि ये आदमी जो है रिसेंटली इस ट्रेंड से इन टच भी है। यानी मैं आपको बताऊँ कि मैं जब गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का एक क्वेश्चन हल कर रही थी तो हमारे जो क्रिमिनोलॉजी के टीचर हैं सर हुज़ैफ़ा, उन्होंने सिक्योरिटी स्टडीज़ में कुछ एक हल्का-सा टच दिया था, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की थी। मैंने उनकी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड लेकिन उनकी कुछ बातों को लेके उसका कॉन्सेप्ट लेके उनको मोल्ड करके गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर में लिख दिया। इसी तरह यानी मैं इस तरह नहीं था कि अगर एक सब्जेक्ट का पेपर है तो मैंने उधर ही रहना है। मैं हर जगह से मैं मुझे जो टीचर जिस टीचर की जो बात अच्छी याद आती थी, सर मोहम्मद अली ख़ान की कुछ बातें मुझे अपने एसे में याद आ रही थी, मैंने उधर उनको इनकलकेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने हर चीज़ को कोशिश की कि एक कोहेरेंस और वो रहे और उस तरह से फिर किया। अच्छा, रिटर्न का जिस वक़्त नतीजा है आपको पता चल गया, आप पास कर गई हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरा एक बड़ा अहम मरहला आता है इंटरव्यू का, बिल्कुल। जो कि बड़ा गेम चेंजर है। इंटरव्यू की तैयारी आपने कहाँ से की? नोवा से मैंने रिटन भी नोवा से ही किया था एंड व्हेन आई गॉट द रिजल्ट आई वाज़ लाइक देयर इज़ नो अदर प्लेस आई एम गोइंग, मैं नोवा ही जाऊँगी और वहीं से सिंस क्योंकि मेरा हर टीचर के साथ एक बॉन्ड बन चुका था। सर मोहम्मद अली ख़ान के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो मुझे हर थ्रू आउट होल रिटन प्रोसेस वो मुझे साथ लेके चले। सर फरीद के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सर हसन अली गोंदल के साथ यानी एक फ्रीक्वेंसी सेट हो गई थी हर टीचर के साथ। आपके पास मैं कितनी दफ़ा अपना पेपर लेके आई थी। तो फिर it was kind of my comfort zone. I could not take the risk of going somewhere else and getting comfortable again. So I just wanted to be here. So yes. तो इस जर्नी में आम तौर पे होता ही है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये मुझे बताइए, आपने हर पेपर की कितनी प्रैक्टिस की, कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए, कितने सैंपल एसेस लिखे? ये ज़रा स्टूडेंट्स को बताइए और एनकरेज करें कि उनको भी कितनी प्रैक्टिस चाहिए। सर सैंपल मैंने आउटलाइन्स अराउंड 10 टू 12 लिखी थी। लेकिन मैंने अपनी हर आउटलाइन 2-2 3-3 दफ़ा लिख के डिफरेंट टीचर्स को चेक कराई थी। जैसे आपको दिखाई सर मोहम्मद अली ख़ान को दिखा दी, जो नोवा में हमारे पेपर चेक करते हैं उनको दिखाई, डॉक्टर आरिफ जावेद को दिखाई और सबसे ये जानने की कोशिश की कि मेरी कमियाँ और ख़ामियाँ किस जगह पे हैं। इसी तरह मैंने 5 से 6 कंप्लीट एसेज़ लिखे थे और वो भी मैंने क्योंकि मैं बार-बार नहीं लिख सकती थी, वो सेम मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको भी दिखा दिया, सर मोहम्मद अली ख़ान को भी दिखा दिया। आप दोनों की राय से मुझे अपनी ज़्यादा ख़ामियों का अंदाज़ा हो गया और जिस दिन सुबह पेपर है, उस दिन रात को ना मैंने अपनी आउटलाइन्स देखी, ना मैंने एसेज़ देखे। मैंने वो कामियाँ और ख़ामियाँ देखी जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी कि ये आप ठीक नहीं करी। मैंने वो रिवाइज़ की और बस अपने आप को ये समझाया कि सुबह मैंने ये गलतियाँ नहीं करी। वो मुझे लगता है उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प किया। और फॉर अदर सब्जेक्ट्स रिटन प्रैक्टिस थ्रू आउट चलती रही थी क्योंकि मैंने डिसीजन ही बहुत देर से लिया था। अगस्त में मैंने सोचा और टाइम बहुत शॉर्ट था तो मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं पहले नोट्स के कंप्लीट होने का इंतज़ार करूँ फिर मैं लिखना शुरू करूँ। मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक पढ़ लेती थी, क्लास में सर ने बता दिया, मैंने खुद से उस पर थोड़ी रिसर्च कर दी, तो मैं पास पेपर्स में उससे कुछ रेलिवेंट सवाल देख के उसको हल करके किसी ना किसी टीचर को दिखा देती थी, जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट के यानी कि इस थोड़े मुख्तसर दौरानिए में आपने मैक्सिमम जो है जो कर सीखा जो है कि सकते। वह सकते दिखा दिया। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मुझे बताइए इस जर्नी में कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद रह गई हो? रहमानाबाद कैंपस में मैंने टॉर्च जला के सर हसन अली गोंद से कहा था कि प्लीज़ इसको देखेंगे ठीक है या नहीं और सर हसन अली गोंद कह रहे मुझे जाने दो मुझे। मैंने कहा नहीं, नहीं सर और अंधेरा था जो भी उन्हें टॉर्च में उन्हें अपना पेपर चेक कराया। ये चलो जी, ये तो आपकी बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट और बलबला था, जो आपने टीचर से किसी तरह जो है काम निकलवा लिया, वरना हम काबू किसी के भी नहीं होते। वो असल में आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की कमिटमेंट थी। अगर आप लोग ना चाहते तो फिर कभी भी नहीं हो नहीं, सकता। हमारी कमिटमेंट और हमारी जो है तवज्जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल। और ये आपके एंड पे जो है एक बड़ी पॉजिटिव जो है ये एक कह सकते हैं कि एक स्टेप था कि आप भी उतनी कमिटमेंट शो कर रही थी, और डेफ़िनेटली इतने मुख्तसर अरसे में फर्स्ट टाइम में क्लियर करना, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आने वाले एस्पिरेंट्स को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। इंसान का अज़्म उस काम के लिए बड़ा या छोटा हो सकता है। सो इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन एग्ज़ैक्टली डू इट। थैंक यू। ये हमारा इंटरव्यू जी अस्मा के साथ था, और हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि इंसान को जो है हमेशा अपना फ़ैसला लेके आगे बढ़ना चाहिए। टीचर्स आपको पढ़ाते ज़रूर हैं और एक राह ज़रूर दिखाते हैं, मगर आगे एक्स फैक्टर वो आपकी अपनी सोच, आपका अपना जो है वो इल्म होता है कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। मैं यहीं से जो है वाक़या दोबारा सिकंदर आज़म की तरफ लेके जाऊँगा। तुर्की के बाद जिस वक्त सिकंदर आज़म ईरान फ़तह करने के लिए निकला, तो उसकी दास्तान तो पहले से ही पहुँच गई थी।
ईरान के उस मशहूर बादशाह दारा ने उनको दोस्ती की पेशकश की। सिकंदर आज़म ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इस पर सिकंदर आज़म के एडवाइज़र पारमीनो ने सिकंदर आज़म को कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ये शर्त मंजूर कर लेता। सिकंदर आज़म ने तारीख़ी जवाब दिया। पारमीनो के कंधे पे हाथ रख के बोला, वाकई अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ये बात मैं भी मान लेता। सीएसएस की जर्नी में आप कभी किसी की जगह पे नहीं होते। आपने हमेशा अपना ज़ाती फ़ैसला लेना होता है। आपने हमेशा अपने इल्म और अपनी विज़न के मुताबिक इस इम्तहान को देना होता है। सो यहाँ पे ना ही आप मेरी लेंस से इस इम्तहान को देखेंगे, ना ही किसी और टॉपर की लेंस से इस इम्तहान को देखेंगे। ये इम्तहान आपका है और ये मेहनत और कोशिश और ये रिवॉर्ड भी आपका है।